ओके बेटे, आओ फिर आगे स्टार्ट करते हैं. इफ यू आर डन एंड यू हैव एनी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल स्टार्ट विद कोनीन. अच्छा बेटे, मोड ऑफ एक्शन कोनीन का बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि क्लोरोक्वीन का है, क्योंकि ये बाय इनहिबिटिंग न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस. जब आपको कोनीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखने के लिए आएगा तो आपने जो पहला पॉइंट है क्लोरोक्वीन का वो इसके जवाब में लिखना है. क्या लिखना है? जब आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखने का आएगा कोनीन का, तो आपने पहला वाला पॉइंट लिखना है न्यूक्लिक एसिड वाला, कि ये डीएनए की सिंथेसिस को रोकता है क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है. ये पहला पॉइंट सिर्फ आपने इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लिखना है.
अब हम आगे आते हैं इसके एंटी मलेरियल एक्शन की तरफ कि अपना एंटी मलेरियल एक्शन कैसे करता है। अच्छा बेटे, कोनिन इज अ रैपिडली एक्टिंग हाईली इफेक्टिव ब्लड शाइजोंटोसाइड अगेंस्ट द 4 मलेरियल पैरासाइट्स। अब ये चारों की चारों के अगेंस्ट एज अ ब्लड शाइजोंटोसाइड काम करता है। हाँ, लीवर स्टेज, प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज जिसे हम कहते हैं, या स्पोरोजोइड्स, स्पोरोजोइड्स की स्पेलिंग ठीक कर लेना, एसपी के बाद ओ आता है, टाइपो एरर है, ठीक है। उसके अगेंस्ट ये कोई काम नहीं करता, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस, ये करता तो चारों के अगेंस्ट काम है, लेकिन क्लोरोक्वीन की निस्बत इसकी इफेक्टिवनेस वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया के अगेंस्ट कम है, नॉट अगेंस्ट द फाल्सीपैरम, ठीक है। बाकी इसका स्पेक्ट्रम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कोनिन का है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है तो फिर स्पेक्ट्रम में थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी, रेस्ट ऑफ इट इज द सेम। अच्छा बेटे, आगे मैं करवा रही हूं आपको फार्माकोलॉजिकल। अच्छा बेटे, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके क्या है कि जब हम इसको ऑरली लेते हैं तो कॉमनली ये हमारे पास जो है गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है, और इसको इसलिए यूजुअली जब आईवी देना पड़ता है तो स्लो इन्फ्यूजन के तौर पे दिया जाता है, नॉट रैपिडली। वैसे भी इन्फ्यूजन रैपिडली नहीं लगाई जाती हैं, द ड्रग इज इन्फ्यूज्ड स्लो, आई एम टॉकिंग जनरली, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम। कोनिन हैज इफेक्ट ऑन हार्ट सिमिलर टू क्यूनिडीन। अच्छा, ये क्यूनिडीन क्या है? अभी जब आप मेरे साथ सीवीएस पढ़ेंगे तो उसमें क्यूनिडीन ड्रग आएगी, एंटी एरिथमिक ड्रग है, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। बस अभी इतना ही याद रखो कि एक और ड्रग है, उसकी तरह का इसका इफेक्ट है हार्ट के ऊपर। अच्छा, स्केलेटल मसल के ऊपर जो है कोरेरीन लाइक इफेक्ट है एंड कैन बी यूज फॉर टेटनिक कॉन्ट्रेक्शंस, ठीक है। टेटनिक कॉन्ट्रेक्शंस क्या है? वो जो पेनफुल मसल कॉन्ट्रेक्शंस होती हैं टेटनस इन्फेक्शन की वजह से, याद है ना, जॉ जॉ ब्लॉकेज भी हो जाती है टेटनस में, तो मसल कॉन्ट्रेक्शन ही तो होती है, दैट द मसल इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट एबल टू रिलैक्स देन। अच्छा, कोरेरीन भी एक अल्कलॉइड है, मैंने तुम लोगों को बताया था, जो भी INE, अच्छा नहीं सॉरी, अल्कलॉइड क्या है और किस तरह है वो अभी मैंने तुम्हें ANS में करवाना है बेटे। मैं अभी बाकी के चैप्टर सिर्फ इसलिए जल्दी जल्दी कवर करवा रही हूँ कि मैं होपफुली वेट कर रही हूँ कि फेस टू फेस हमारी क्लासेस स्टार्ट हो, और ANS और CVS वगैरह के चैप्टर मैं तब तुम्हें फेस टू फेस करवाऊं, ठीक है। अच्छा बेटे, यहाँ पर कोरेरीन हमारे पास एक और ड्रग है जो कि टेटनिक कॉन्ट्रेक्शंस, जो कि टेटनस की वजह से होते हैं, उसमें यूज होती है। तो क्यूनिडीन का जो है वो स्केलेटल मसल के ऊपर कोरेरीन की तरह का इफेक्ट है। अच्छा, क्यूनिडीन कोनिन कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। जब हम कोनिन लेते हैं तो क्या होता है, ये जो है वो स्टिमुलेट करती है ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन की सिक्रीशन को, यानी नॉर्मल से ज्यादा जब इंसुलिन की सिक्रीशन होगी, इसका मतलब है नॉर्मल से ज्यादा ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होगी। तो जब ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो नॉर्मल से गिर जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया भी अकर हो जाएगा, और ये ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। इसका मतलब है प्रेग्नेंट औरतों में इसको देते हुए में काफी एहतियात करनी पड़ेगी, वैसे नॉर्मली इट इज नॉट गिवन, ठीक है। अच्छा बेटे, आगे चलते हैं हम, बल्कि एबॉर्शन के लिए ये काफी वो है, फेमस है कोनिन, तो इसलिए इसको ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, प्रेग्नेंट में देते ही नहीं है। अच्छा बेटे, प्लीज एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करवाना चाह रही हूँ, आप ना बजाय ये वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखने के जो कि मैंने अभी आपको बताया है, उसके बजाय मैं आपको 2 लाइनें डिक्टेट करवाने लगी हूँ, आपने ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। अपना पेन पकड़ लीजिए, अपनी किताब के ऊपर ही कोनिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मैंने थोड़ी देर पहले क्लोरोक्वीन वाला बताया है वो नहीं लिखना, जो अब मैं बताने लगी हूं ये आपने पेपर में लिखना है, ठीक है बेटे। अच्छा बेटे, लिखें, कोनिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हेडिंग दें और लिखें, इट एक्ट्स एज फॉलोज, इट एक्ट्स एज फॉलोज। नंबर 1 लिखिए, पहले लिखिए इट एक्ट्स एज फॉलोज, फिर नंबर 1 पॉइंट लिखिए, इट डिप्रेसेस मैनी एंजाइम सिस्टम्स इन प्लाज्मोडियम, इट डिप्रेसेस मैनी एंजाइम सिस्टम्स। अगर मैं मैनी कह रही हूं तो सिस्टम्स प्लूरल है, सिंगुलर नहीं। इट डिप्रेसेस मैनी एंजाइम सिस्टम्स इन प्लाज्मोडियम, ये पहला पॉइंट है आपका। बेटे मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है ना आपको?
जी बेटे ठीक है। ओके बेटे, सेकंड पॉइंट लिखिए, इट फॉर्म्स अ हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। सेकंड पॉइंट लिखिए, इट फॉर्म्स अ हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स with double strand DNA. It forms a hydrogen bonded complex with double strand DNA, thus inhibiting thus inhibiting DNA replication, thus inhibiting DNA replication and transcription to RNA, thus inhibiting DNA replication and transcription to RNA. जी बेटे लिख लिया आपने? ओके बेटे, जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे पूछा जाएगा कोनीन का पेपर में, तो आपने ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है जो मैंने आपको अब लिखवाया है, ठीक है। उसके बाद बेटे हम आते हैं एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ। जीआईटी डिस्टर्बेंसेस हैं इसके कि ओरल, वही वाले कि ओरल जब एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं तो ये नोजिया, वॉमिटिंग और एपिगैस्ट्रिक पेन कॉज करती है। उसके बाद बेटे एक और है सिंकोनिज्म, इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख लो। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, और बेटे उसमें ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज सिंकोनिज्म। सिंकोनिज्म एक होता है सिंकॉप, ये सिंकॉप नहीं है, सिंकॉप कहते हैं सडन बेहोशी को, एकदम बेहोशी होना शुरू हो जाए, ये सिंकोनिज्म है। पेपर में आता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, उसमें एक टर्म होती है सिंकोनिज्म। आपने लिखना है, इसके ऊपर मैं एक लाइन आपको लिखवाने लगी हूं, वो लिखिए, इट इज अ स्टेट ऑफ टॉक्सिसिटी, इट इज अ स्टेट ऑफ टॉक्सिसिटी, it is a state of toxicity that develops with कोनीन थेरेपी। अगर मैं पेपर में पूछूं कि सिंकोनिज्म क्या है और आप खाली मुझे उसके बता दो कि सिंकोनिज्म में टिनाइटस होता है, टेक्सिया होता है, डेफनेस होती है, मैं आपको कोई नंबर नहीं दूंगी, क्योंकि आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं ऐसा कौन सी ड्रग करती है। तो ये पहली लाइन जो मैंने डिक्टेट करवाई है, पहले मैं बच्चों को वर्बली कहती थी, अब कुछ अरसे से डिक्टेट करवाती हूँ क्योंकि वो भूल जाते हैं। सो प्लीज राइट इट डाउन, इट इज अ स्टेट ऑफ टॉक्सिसिटी दैट डेवलप्स विद कोनीन थेरेपी। पहले आपने ये लिखना है, फिर आपने लिखना है इट इज करेक्टराइज्ड बाय अ सिंड्रोम। ये सिंड्रोम करने की जरूरत नहीं है आपको, इस सिंड्रोम को काट के लिख दो, इट इज करेक्टराइज्ड बाय टिनाइटस। टिनाइटस वो कानों में घंटियां बजती हैं। एटेक्सिया, एटेक्सिया क्या कहते हैं, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, अनकोऑर्डिनेटेड यानी बॉडी की मूवमेंट एक दूसरे का साथ नहीं देती, हाथ पैर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। फिर है हमारे पास डेफनेस, यू नो दैट, नोजिया, हेडेक और ब्लड विजन, ये सब हमें कोनीन की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है, यानी कि जब कोनीन का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाता है। बेटे सिंकोनिज्म ही तो बता रही हूँ रिदा, अगेन क्या, मैंने तो 3-4 दफा बता दिया कि सिंकोनिज्म कोनीन की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। जब भी कोनीन थेरेपी की टॉक्सिसिटी होगी तो इट इज अ स्टेट ऑफ टॉक्सिसिटी, और ये उसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं। इज इट क्लियर नाउ रिदा? रिपीट कर दे, अच्छा जी दोबारा सुन लो। सिंकोनिज्म का सेंटेंस एक उसके ऊपर लिखना है कि इट इज अ स्टेट ऑफ टॉक्सिसिटी दैट डेवलप्स विद कोनीन थेरेपी, यानी जब कोनीन का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो टॉक्सिक तक पहुंच जाएगा, यानी बहुत ज्यादा हो जाएंगे उसके लेवल, तो उस वक्त ये जो है वो टॉक्सिसिटी डेवलप होगी। और उस टॉक्सिसिटी के साइंस एंड सिम्टम्स यहाँ पर इनाम दानिश ने दिए हुए हैं, जो कि है टिनाइटस, एटेक्सिया, डेफनेस, नोजिया, हेडेक एंड ब्लड विजन।
बेटे अगला है ब्लड डिसऑर्डर्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटे, वेलकम। हीमोलिटिक हीमोलिसिस, रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन, हीमोलिटिक अनीमिया उनमें जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होगी, ल्यूकोपिनिया, ल्यूकोसाइट्स का लेवल नीचे गिर जाएगा, एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑब्वियसली थ्रोम्बोसाइट्स का लेवल जो है वो नीचे गिर जाएगा। इसके ब्लड डिसऑर्डर्स ये कॉज करता है। नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही? अच्छा बेटे, आगे है मेरे पास फेयर टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी इज करेक्टराइज्ड बाय फीवर, स्किन एरप्शंस, डेफनेस, विजुअल एबनॉर्मेलिटीज, सिनकोप, सिनकोप कहते हैं सडन मेमोरी लॉस को, एकदम बीपी इतना गिर जाए कि आप बेहोश हो जाओ, एंड कंफ्यूजन, डिप्रेस्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रेक्टिलिटी, वेजोडाइलेटेशन, हाइपोटेंशन एंड कार्डियक अरेस्ट। यानी कि बेटे क्या होता है, जो मैंने ऊपर सिंकोनिज्म बताया वो सिंकोनिज्म है जब कोनीन की टॉक्सिसिटी है लेकिन बट नॉट अप टू द वेरी डेंजरस लेवल्स, लेकिन जब स्वेयर टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो उसके ये साइंस एंड सिम्टम्स हो गए, ठीक है। उसके बाद ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है, मैंने बताया था कि ये शुगर को इंसुलिन की सिक्रीशन को जो है वो ज्यादा कर देता है बॉडी के अंदर नॉर्मल से, और ज्यादा जो है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड यूटिलाइजेशन शुरू हो जाती है। उसके अलावा एबॉर्शन कॉजिंग ड्रग है, इसलिए प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, ठीक है। अच्छा बेटे, इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के अंदर ऑप्टिक न्यूराइटिस है। बेटे ये चूंकि आई से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कॉज करता है, ब्लड विजन कॉज करता है, इसलिए अगर ऑप्टिक नर्व की ही इन्फ्लेमेशन हुई होगी किसी पेशेंट में तो उसमें हम इसको जो है वो नहीं देंगे, क्योंकि ये ब्लड विजन कॉज करती है। कोनीन एलर्जी में नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, हार्ट फेलियर में नहीं देंगे क्योंकि कार्डियक अरेस्ट कॉज करता है। और मायस्थीनिया ग्रेविस ये क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें मस्कुलर वीकनेस हो जाती है वेरिंग डिग्रीज की, ठीक है, और स्केलेटल मसल्स की भी इसमें वीकनेस हो जाती है। इसको मायोस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। मायोस्थीनिया ग्रेविस बहुत डिटेल में मैं तुम्हें बताऊंगी उसमें एएनएस के चैप्टर में। अभी बस ये क्या है इतना काफी है। अच्छा बेटे, अब मेरे पास नीचे इसके बाद कुछ ऑल्टरनेटिव ड्रग्स आ जाती हैं कि फॉलोइंग ड्रग्स आर इफेक्टिव इन क्लोरोक्विन एंड फेंसिडार रेजिस्टेंट फॉल्सीपेरम मलेरिया, कि हम कुछ और ड्रग्स भी देते हैं अगर कोई पेशेंट क्लोरोक्विन और फेंसिडार फॉल्सीपेरम मलेरिया है और क्लोरोक्विन और फेंसिडार को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हम फिर उसको ये फॉलोइंग ड्रग्स भी दे सकते हैं, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है, ये प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज की दी जाती है और कोनीन के साथ दी जाती है एक्यूट अटैक जब होता है, यानी शॉर्ट टर्म फॉल्सीपेरम मलेरिया में। फिर हेलोफेंट्रीन है बेटे, इसकी भी डोजेज लिखी हुई है। फिर आर्टिमिस्टीन है, आर्टम के नाम से आती है और इसको भी एक हर्बल प्रोडक्ट है और कॉमनली इसको हम फॉल्सीपेरम मलेरिया में एज एन ऑल्टरनेटिव टू कोनीन यूज करते हैं। इसके साइड इफेक्ट और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ऑल्टरनेटिव ड्रग्स के नाम याद रखो, दैट इज इनफ फॉर यू। बेटे मैं अब आपको 10 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, प्लीज उस 10 मिनट्स में बहुत काम एंड कूल रह के कोनीन का शुरू से एंड तक और ये कॉन्ट्राइंडिकेशन और ये ऑल्टरनेटिव ड्रग्स के सिर्फ नाम पढ़िए। उसके बाद इसका थोड़ा सा काम और है और फिर मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है बेटे। 8 मिनट ले लो, चलो 8 मिनट एनफ है, ठीक है। शाबाश, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2:30 पे मैं दोबारा तुमसे पूछूंगी, साइन ऑफ नहीं होना किसी ने भी इस दौरान। If you have any question, you can ask me after 8 minutes. For 8 minutes, I'll be quiet now. Your time starts now.
फिनिश करो, जल्दी करो। ओके बेटे, हो गया आप लोगों का? शैल आई रिज्यूम बैक? बेटे कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आर यू पीपल डन? ओके ग्रेट। बेटे प्लीज आगे देखिए, आगे है मेरे पास क्लिनिकल ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इन चीजों का सिर्फ आपको इन टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए कि क्या होता है। कि जब भी हम मलेरिया को क्लिनिकली ट्रीट करते हैं तो हम डिफरेंट ड्रग्स को डिफरेंट तरीकों से यूज करते हैं, और उन प्रॉब्लम या उन ट्रीटमेंट्स का नाम क्या है या उस स्ट्रेटेजी का नाम क्या है। बेटे सबसे पहले हमारे पास कैजुअल प्रोफाइलेक्टिक। These drugs destroy the sporozoites within infected liver cells and thus prevent erythrocytic invasion. अब कैजुअल प्रोफाइलेक्टिक हम उसको कहते हैं जब ड्रग्स जो हैं वो प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज यानी इन्फेक्टेड लिवर में जो स्पोरोजॉइट्स है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जब स्पोरोजॉइट्स को पहले ही प्रिवेंट कर दिया जाएगा तो एरिथ्रोसिटिक स्टेज कहां से आएगी? तो फिर उन्होंने फिर रप्चर होना है, फिर उसके बाद जाना है ना एरिथ्रोसिटिक स्टेज में। तो यूं एरिथ्रोसिटिक स्टेज को हम जो है वो रोक देते हैं। इसमें हमारे पास प्रिमाक्विन आती है, टिश्यू साइड्स में हमारे पास प्रिमाक्विन, पायरीमेथामीन एंड प्रोग्वेनिल आती है। फिर हम चलते हैं सप्रेसिव थेरेपी की तरफ। अच्छा, ये क्या करती हैं कि ये जो इन्फेक्टेड एरिथ्रोसाइट होते हैं ना, कि जब वो इतने ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं कि अब उन्हें रप्चर करना होता है, और रप्चर करके वो रिलीज करते हैं मीरोजॉइड्स को, और उन मीरोजॉइड्स ने फिर वो अटैक करवाना होता है, रिगर अटैक, फीवर और चिल्स का। बेटे ये उसको सप्रेस कर देते हैं, यानी इन्फेक्टेड एरिथ्रोसाइट्स के रप्चर को ये सप्रेस कर देते हैं। इसकी वजह से जो पायरेक्सिया और रिगर वगैरह होना होता है वो इरेडिकेट जो है वो खत्म हो जाता है विदाउट इरेडिकेटिंग द इन्फेक्शन। ये क्लिनिकल सिम्टम नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैंने सप्रेस कर दिया, लेकिन इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हुआ। मैंने खाली उसको ये सिम्टम क्रिएट करने से रोक दिया है, बट इन्फेक्शन अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। ऑब्वियसली उसको हमने ट्रीट करना है, और इसमें सप्रेसिव थेरेपी के अंदर जो आती है वो ब्लड शेडोंटोसाइड क्लोरोक्वीन आती है। फिर बेटे रेडिकल क्यूरेटिव क्या होता है? अच्छा, रेडिकल के स्पेलिंग बेटे इसमें ठीक कर लो, RE नहीं RA है। These drugs which eradicate erythrocytic and exoerythrocytic, exoerythrocytic कहते हैं प्री एरिथ्रोसिटिक लिवर, यानी ये कंप्लीट काम करता है, दोनों स्टेजेस को जो है वो इरेडिकेट कर देता है। तो जैसे प्रिमाक्विन एंड क्लोरोक्विन को हम देते हैं कॉम्बिनेशन में बाइवेक्स इन्फेक्शन के अंदर, उसे रेडिकल क्योर कहते हैं, कंप्लीट क्योर को। फिर गेमिटोसाइडल ड्रग्स बेटे जो गेमीट्स को जाकर डिस्ट्रॉय करती हैं, और उसमें हमारे पास प्रिमाक्विन आ जाती है। यहाँ पर हमारी ये खत्म हो गई है बेटे, ठीक है। अच्छा बेटे, एक छोटा सा 2 मिनट है, 2 मिनट के लिए जल्दी से इन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ लो। मैं इधर ही हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि मैं फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करवाऊं। शाबाश। जी बेटे 2 मिनट्स आर अप, आर यू डन? बेटे आर यू डन?
ओके बेटे, लास्ट टाइम मुझसे क्लास में किसी ने पूछा था मैडम मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक है कि नहीं जो फ्लैजल के नाम से यूज करते हैं। बेटे एमीबिएसिस एक कंडीशन होती है, एक इन्फेक्टिव कंडीशन है, इन्फेक्शन है, जो कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, उस एमीबिएसिस को ट्रीट करने के लिए हम मेट्रोनिडाजोल फ्लैजल जो है वो यूज करते हैं। मुझे याद नहीं है बट क्लास में किसी ने मुझसे पूछा था। तो बेटे यू कैन से इट इज अ एंटी प्रोटोजोल और एंटी प्रोटोजोल ड्रग। ठीक है, ओके सना याद अब, ओके बेटे, एंटी प्रोटोजोल ड्रग है ये। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल। होपफुली इट्स क्लियर नाउ। लेकिन ये हमने सिलेबस में करना नहीं है, इसके आगे आपका एमईबीएसएस लिखा हुआ है वो करना नहीं है बेटे। क्लिनिकल ट्रीटमेंट सिर्फ आपको पता होना चाहिए बेटे। कैजुअल प्रोफाइलेक्टिक का मतलब ये है, प्रोफाइलेक्टिक का मतलब प्रिवेंशन करना। तो ये एक्चुअली डिस्ट्रॉय, प्रिवेंट किससे करती हैं? एरिथ्रोसिटिक स्टेट से। जब मैं लिवर के अंदर ही सेल्स जो है वो डाई करवा दूंगी, उनको किल करवा देंगे, डिस्ट्रॉय करवा देंगे, तो वो कहां से एरिथ्रोसाइट्स के अंदर जो है वो दाखिल होंगे। इसलिए इसको कहते हैं कैजुअल या कॉजल कैजुअल प्रोफाइलेक्टिक एजेंट्स इसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो प्रीमाकोइन, पायरीमेथामीन और प्रोगुएनिल वगैरह शामिल हैं। ठीक है बेटे, पता होना चाहिए बेटे, पेपर में ना भी पूछें, यू शुड नो डैट। फर्ज करो मैं पूछ लूं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, तो ये तो इतनी आसान सी चीजें, इसमें कुछ भी नहीं है बेटे, यू हैव टू नो इट। अच्छा आगे एमईबीएसएस है, एमईबीएसएस हमने नहीं करना। ठीक है, एमईबीएसएस हमने नहीं करना। आगे निकाल लो एंटीवायरल ड्रग्स। एमईबीएसएस वगैरह छोड़ दो, मेट्रोनिडाजोल वगैरह एमईबीएसएस नहीं करना। आगे हैं बेटे मेरे पास एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स हैं, और जो है वो मेरे पास है आगे एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स एंटीवायरल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है बेटे, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है ना आपको? साइल हेल्पर आउट। बेटे आवाज आ रही है? ओके ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट बेटे, आपके मैसेजेस मेरे पास लेट आए हैं। ओके थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अच्छा बेटे, एंटीवायरल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आपने करनी है। सबसे पहले है ड्रग्स यूज्ड फॉर हर्पीज एंड साइटोमेगैलोवायरस। हर्पीज और साइटोमेगैलोवायरस के अंदर हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो है एसाइक्लोवर, फेमसीक्लोवर, गेंसीक्लोवर, फॉस्कारनेट और विडारबिन। ठीक है, उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है इन्फेक्शंस को, जो वायरल ड्रग्स, एंटी वायरल ड्रग्स हैं, वो है एमेंटेडीन, रिबावरीन। रिबावरीन के बाद जो है वो रिमेंटेडीन भी ऐड कर दो। एमेंटेडीन और रिमेंटेडीन, मेंटेडीन सारा वही रहेगा, आर आई शुरू में लगा दो तो तीसरी ड्रग का नाम बन जाएगा जिसका नाम है रिमेंटेडीन। अब ये अमेंटाडीन और रिमेंटाडीन है, ये दोनों इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट यूज होती हैं। अमेंटाडीन, रिमेंटाडीन, दे आर यूज्ड अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। फिर ड्रग्स यूज्ड फॉर एचआईवी इन्फेक्शंस, इसमें हमारे पास जाइडोविडीन आ जाती है, डाइडेनोसिन आ जाती है और जेल्सिटाबीन आ जाती है। और फिर वो ड्रग्स जो हेपाटाइटिस, ल्यूकीमिया और कैपोसिस सार्कोमा में यूज होते हैं, उसमें इंटरफेरॉन के टीके लगते हैं। बेटे प्लीज ये क्लासिफिकेशन आनी चाहिए आपको। उसके बाद आपने इस क्लास की कोई ड्रग नहीं करनी सिवाय एक ड्रग के, और उसका नाम है ए साइक्लोवर। बस ए साइक्लोवर में आपको करवाने लगी हूँ। पेज नंबर 190 है मेरे पास किताब में, ए साइक्लोवर पे आ जाइए आप।
अच्छा बेटे, ए साइक्लोवर जो है मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड एंटीवायरल ड्रग है जो हर्पीज वायरस में यूज होते हैं। जैसे वो एक निशान सा आपने देखा होगा, होंठों के गिर्द बन जाता है, तो अक्सर लोग पूछते हैं आपको हर्पीज हो गया, उसमें हम इसको वाइडली यूज करते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन ये है बेटे कि ये डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। और कैसे इनहिबिट करती है, वो मैकेनिज्म हमारे पास नीचे है। ए साइक्लोवर जो है वो ग्वानोसिन एनालॉग है बेटे। एडिनिन और ग्वानोसिन आपको पता है हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, ठीक है। तो ग्वानोसिन जो है हमारे पास ये उसकी तरह जो है दिखती है, यानी उसका एनालॉग है, उससे मिलती जुलती है। ये इस मोनो, अब ए साइक्लोवर को हम मोनोफास्फोराइलेटेड कर देते हैं सेल के अंदर बाय द हर्पीज वायरस एनकोडेड एंजाइम थाइमिडीन काइनेज। The monophosphate analog is converted to the di and triphosphate forms by the host cells. Acyclophosphate triphosphate competes with deoxygenase triphosphate as a substrate for viral DNA polymerase and is itself incorporated into the viral DNA, causing premature DNA chain termination. Irreversible binding of the acyclover containing template primer to viral DNA polymerase inactivates the enzyme. अच्छा, ये सारी कहानी हमारे पास क्या है और इसमें क्या बताया जा रहा है बेटे? इसमें यह बताया जा रहा है कि जो ए साइक्लोवर है वो ग्वानोसिन की तरह मिलती जुलती है, ठीक है। ये मोनोफॉस्फोराइलेशन इसकी होती है, ठीक है। किसमें? हर्पीस। हर्पीस का जो वायरस है ना, उसकी मोनोफॉस्फोराइलेशन, यानी ए साइक्लोवर के अंदर पहले लग जाता है, हर्पीस के वायरस के अंदर फॉस्फोराइलेशन होती है इसकी, और ये मोनोफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एक फॉस्फोरस इसके अंदर लग जाता है। उसके बाद ये मोनोफॉस्फेट जो एनालॉग है ये डाई और ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है होस्ट सेल्स के अंदर। होस्ट कौन है? हमारा वायरस है। अब ये ए साइक्लोवर जो है ट्राइफॉस्फेट, ये कंपीट करती है डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि ये ग्वानोसिन की तरह थी। तो अब डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी भी 3 दफा हो गई है फॉस्फोराइलेशन, तो ए साइक्लोवर ने खुद को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर लिया है, पहले से ही ग्वानोसिन की तरह मिलती थी। अब इस जो डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसने जाके लगना होता है डीएनए पॉलीमरेज के अंदर वायरस के, तो और फिर ये उसके अंदर इसकी जो है वो वायरस की जो है वो डीएनए सिंथेसिस होती है। अब जहां पर इसने जाके लगना था, तो ड्रग ने बिल्कुल इसके जैसा रूप ले लिया है, ये इसके बजाय खुद जाके उस डीएनए में लग जाएगी, और चूंकि कोडिंग गलत हो जाएगी तो डीएनए टर्मिनेशन हो जाएगी अल्ली, और जिसकी वजह से इनहिबिट हो जाएगा डीएनए सिंथेसिस का प्रोसेस, और वायरस के अगेंस्ट ही अपना एक्शन परफॉर्म कर देगी। मैकेनिज्म खत्म। अब ये एंटीवायरल स्पेक्ट्रम क्या है, यानी किस किस वायरस के अगेंस्ट यूज होती है? सिंप्लेक्स 1 और 2 के अगेंस्ट, वेरिसिला जोस्टर के अगेंस्ट, और हमारे पास एप्स्टीन बार वायरस के अगेंस्ट इसको यूज करते हैं। काइनेटिक्स क्या है? ऑरल फॉर्म में, इंट्रावीनस में, टॉपिकल में अवेलेबल है, और मेटाबोलाइज्ड होती है पार्शियली इनएक्टिव ड्रग में। किडनी के जरिए जो है ये एक्सक्रीट होती है, इसलिए रीनल फेलियर में इसकी डोज एडजस्टमेंट की जरूरत है। और साइड इफेक्ट्स में प्रूराइटिस, ये जो स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है, ड्राइनेस ऑफ द स्किन, टॉपिकल एप्लीकेशन में ये इसका साइड इफेक्ट है। और उसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया जब ऑरल थेरेपी हो, और अगर इंट्रावीनस थेरेपी हो तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, किडनी के लिए डैमेजिंग है। और जहां पर हम इसको एडमिनिस्टर करवाते हैं, फ्लेबाइटिस, फ्लेबियन की इन्फ्लेमेशन लोकली, इसकी जो है वो आईवी थेरेपी की वजह से होती है। यहाँ पर एंटीवायरल ड्रग्स भी हमारी खत्म हो गई हैं। आज के लिए मैं इतना ही करवाऊंगी, 5 मिनट के लिए इसको रीड करो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, इसी 5 मिनट में अटेंडेंस लगा के भी मुझे पोस्ट कर दो, और सो आई कैन सबमिट इट, एंड देन आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।
बेटे क्लासिफिकेशन जैसे मैंने करवाई है वो सारे करो। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी जैसे एंटीवायरल का लिखा है वैसे लिखो। एंटीवायरल में मैंने एक ही ड्रग पढ़ाई है, वो एक ही ड्रग तुमने करनी है और बाकी ड्रग्स तुमने नहीं करनी। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। नाउ अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर दो। अल्लाह हाफिज। कैन यू हेयर मी नाउ? आवाज आ रही है? ओके ग्रेट। अल्लाह हाफिज बेटे।